नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जिस पर विकी की बहन बहुत रो रही होती है और कहती है कि क्रिमिनल की फैमिली को कौन ही पसंद करेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। जिस पर विकी कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, लोग क्रिमिनल को नापसंद करते हैं, क्रिमिनल की फैमिली को नहीं। जिस पर वो कहती है कि भैया, आपको जैसा लगता है वैसा नहीं होता दुनिया में। क्रिमिनल चाहे घर का कोई एक मेंबर ही क्यों ना हो, उसकी पूरी फैमिली को क्रिमिनल समझा जाता है। हर कोई उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ भैया, ऐसा ही होता है दुनिया में। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम्हारे बड़े भाई को भी ऐसा ही लोग ट्रीट करेंगे। भैया, आपको ऐसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि गलत तो आपके साथ हुआ है। अच्छा, तो फिर गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है ना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुनने के बजाय पैसों को चुना। गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो फिर इसमें किसी की क्या गलती है, बताओ मुझे। भैया, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। लोग कहेंगे कि माँ ने पैसे के भी को चुना क्योंकि बेटी पैसों के पीछे पागल होगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम खुद ही हर चीज़ अज्यूम क्यों कर रही हो? भैया, मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि चाहे आने वाले वक्त में जो भी हो, मैं बस चाहती हूँ कि सब ठीक हो। सब ठीक ही होगा। तुम परेशान मत हो। और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लोग तो हैं ना। पर मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बस मैं बस क्या हूँ। जब तुम्हें किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम इतना सोच क्यों रही हो? एक बात हमेशा याद रखना, तुम बेस्ट हो, समझी। तुम्हें किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर कोई तुमसे कुछ ऐसा वैसा कहे तो तुम सीधे मुझसे आकर कहना, पापा। क्या? पापा? उसके पीछे उसके मामा होते हैं और विकी कहता है, मामा आप। जिस पर वो अपनी बेटी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को एकदम से गले लगा लेते हैं और वो हैरान होती है। उसके पिता बोलते हैं, अगर तुम्हें कभी दोष देने की इच्छा हो तो तुम मुझे देना। नफ़रत करने का मन करे तो मुझसे करना। अपनी माँ को कभी भी गलत मत समझना, और ना ही खुद को। जिस पर वो कहती है, मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं रही हूँ। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे बिज़नेस के अलावा फैमिली को भी वक्त देना चाहिए था। मुझे अपने दोस्त जैसा बनना चाहिए था। मैंने अपनी बहन के लिए तो बहुत सुंदर सा घर सजाया, लेकिन मैंने अपने घर को बिखार कर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। जिस पर वो ये कहती है, पापा प्लीज़ परेशान मत होइए, आपकी भी कोई गलती नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें कभी गलती महसूस हो तो तुम मुझे ब्लेम करना। समझ आई बात मेरी? ठीक है पापा। विकी के कंधे पे हाथ रखते हुए जैसे इशारों में कह रहे हो कि ध्यान रखना, और वो फिर चले जाते हैं। उनके आँखों में जैसे आंसू होती है, आंसू बहने वाले होते हैं, और वो याद करते हैं कि उनका दोस्त विक्रांत क्या कह रहा था। विक्रांत ने कहा था कि यार, तूने इतना पैसा कमाया, लेकिन क्या हुआ? हाँ,
आखिर तेरे इतने पैसे होने के बावजूद भी तेरे परिवार में, हमारे परिवार में ऐसी चीज़ कैसे हो गई जिस पर वो कहते हैं तू सही कह रहा है, मुझे उसे बहुत पैसे देने चाहिए थे, इतने कि वो उस पैसों को संभाल ना सके। अगर मैंने उसे बहुत पैसे दिए होते तो वो कभी पैसों के लिए इस तरह से काम नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो यार। तुझे लगता है कि तेरी इस तरह की माफ़ी से मुझे अच्छा महसूस होगा? जिस पर वो कहते हैं मैं जानता हूँ यार, सच में मैं बस अपनी पत्नी की ओर से माफ़ी ही मांग सकता हूँ और कुछ नहीं। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मुझसे माफ़ी मांग, मैं बस तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू मुझे खुद से अलग मत कर यार, मुझे माफ़ कर दे। और ना ही अपनी बेटी को खुद से अलग कर। तुझे पता है तेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तू है कि उसे हमेशा अनदेखा करता रहता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। इस मामले में तुझे अपनी बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। कहीं वो तुझे और ख़ुद को ब्लेम ना कर रही हो इस सब के लिए, जिस पर वो कहता है तू सही कह रहा है यार, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे उसे गले लगाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि उसके पिता को वो गलत समझ सकती है लेकिन खुद को नहीं। तुझे ये करना चाहिए। तुझे पता है अक्सर माँ बाप के झगड़े में बच्चे खुद को दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस दुनिया में नहीं आते तो शायद उनके माँ बाप के बीच सब कुछ ठीक होता। क्या तुझे भी ऐसा लगा था? सच कहूँ तो हाँ, जब मेरे पिता की डेथ हुई तो मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आखिर मैं ही क्यों? अगर मैं ना होता तो मेरे पिता को ज़्यादा पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता और ना ही उनके साथ ऐसा कुछ होता। बचपन में ही घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। पत्नी का ख्याल रखने के ख्याल से भी डर लगने लगा। खुद को संभालना मुश्किल था। फिर तू आया, हमने मिलकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। पाई जोड़कर छोटे से होटल से लेकर बड़े होटल तक का सफ़र तय किया। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। हमने शहर शहर घूमे, पैसे बनाए, लोगों का ध्यान अपने ओर किया, लोगों का ख्याल रखा। हमने जो मांगा वो किया। हाँ, मुझे याद है, तुझे याद है जब एक कस्टमर ने कहा था कि उसे होटल में के कमरे में खाना चाहिए था। हमने तब आइडिया आया कि हमें रूम सर्विस शुरू करनी चाहिए। पहले हम लोग होटल के नीचे खाना प्रोवाइड करते थे। जिसे खाना खाना है वो होटल के कैफेटेरिया में आकर खाना खाते थे। कोई भी कमरे में नहीं जाता था खाना। लेकिन फिर हमने रूम सर्विस शुरू की और रूम सर्विस के दौरान हम लोगों को प्राइवेसी के साथ साथ उनकी देख रेख की भी जिम्मेदारी लेते थे, हर तरह की। मुझे याद है एक बार एक आदमी ने कहा था कि मुझे मसाज चाहिए। फिर हमने होटल में मसाज के लिए भी बंदोबस्त करना शुरू किया। होटल में स्पा खोला ताकि बाहर के लोग होटल में आके भी स्पा की मज़े ले सकें और होटल के लोग भी स्पा में के मज़े ले सकें।
और उसके बाद हमने एक और चीज़ शुरू की थी, होटल में एक पार्लर खोल दिया था। हाँ, ये आइडिया ये आइडिया मेरी बहन का था। वो कमाल के आइडियाज़ देती थी। वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल कर लेकर आती थी ना, मुझे कभी कभार समझ नहीं आता था। उसने खाने में अजीब अजीब डिशेस ऐड करवाई, कहा कि फैमिली जैसा फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें बाहर के फूड्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोग यहाँ आकर के खाना खा सकें। कहा जाए तो होटल, रेस्टोरेंट और साथ में पार्लर, स्पा सब कुछ प्रोवाइड हम लोग करते थे। फिर स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट आया, याद है? हाँ, होटल में स्विमिंग पूल भी था। हमने जब पहली बार मुंबई के होटल में स्विमिंग पूल दिया था तो हम कितने कंफ्यूज थे। हम सोच रहे थे कि कितना पैसा लेना चाहिए, कितने चार्जेस लेने चाहिए। हालांकि हमने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की, कहा कि कोई भी बाहर का मेंबर भी आ करके स्विमिंग पूल में पूल का कार्ड बना करके पूल साइड एरिया यूज़ कर सकता है। अगर वो होटल में नहीं भी रहना चाहता है, रूम बुक नहीं करना चाहता है, तो भी हमने रूम बुक किए बिना भी लोगों को अलग अलग चीज़ों के मज़े लेने दिए। और ये कितना मज़ेदार आइडिया था हमारा। इससे बहुत इनकम हुआ, जो स्पेशली पार्लर से लड़कियां, औरतें सब आ करके पार्लर के मज़े लेती थी और होटल की सुंदरता में खो जाती थी। ये काफ़ी शानदार होता था और हमने कितनी सारे अलग थलग चीज़ें की थी। हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ों के लेकर सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि होटल के कमरों में कहीं पूल साइड के लोग घूमने ना लगे और किसी होटल के कमरे में जाकर रेस्ट ना कर दें। इसलिए हमें स्पेशली लोगों को रखना पड़ा था ज़्यादा करके, ताकि वो पूल साइड नज़र रख सके या अदर साइड नज़र रख सके। हालांकि हमने सीसीटीवी कैमरा का उस टाइम पे आइडिया नहीं आया था, लेकिन मेरी वाइफ ने आइडिया दिया कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। नज़र रखने के लिए सिर्फ 1 से 2 लोग ही काफ़ी है, ताकि हमें पता हो कि कौन कहाँ जा रहा है। और हर किसी के लिए पूल कार्ड अलग से बना होगा, पार्लर के लिए अलग से पार्लर के कार्ड्स होने चाहिए। अगर कोई सिर्फ पार्लर का इस्तेमाल करना चाहता है, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे अमेजिंग तरीके से पैसे मिल सकते हैं और हमने सब कुछ अरेंज किया। स्पेशली पार्लर वाला कितना मस्त चला था। अरे यार, मुझे याद है जब हमने पार्लर का 1 महीने का कार्ड बनाया था। हमने कहा था कि 1 महीने में आप महीने भर में 2 बार पार्लर विज़िट कर सकते हैं या 5 बार भी विज़िट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे हफ्ते भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब हर इंसान पार्लर महीने में, पहले शुरुआत में लोग ऑलमोस्ट हफ्ते भर आ जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने महीने के कार्ड बनाए और फिर वो 1 दिन आते थे महीने के स्टार्टिंग में और महीने के एंडिंग में, और उसके बाद फिर पार्लर अटेंड करके फिर चले जाते थे। और कुछ लोग तो बीच बीच में भी आ जाते थे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम होता था। हाँ यार, मुझे वो सारे दिन बहुत अच्छे से याद है, कितने अच्छे से सारी चीज़ें होती थी। सब कुछ अच्छा था, बस एक चीज़ बुरा था। क्या बुरा था? बुरा ये था यार कि सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लग रही थी। हाँ, वो कमी तुम्हारी वाइफ ने आके दूर कर दी। सही कहा, मेरी पत्नी। बुरा मत मान यार, लेकिन वो है तो बहुत अच्छी। हाँ ठीक है। उनकी ऐसी बातों के बाद आखिर में विकी के मामा हाँ ठीक है बोलकर चले जाते हैं और बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं, और अपनी बेटी की बातें सुनकर थोड़े हैरान हो जाते हैं, जहाँ वो कहती है कि आपको नहीं पता कि एक क्रिमिनल की फैमिली की लाइफ कैसी होती है।
वो अपने बड़े भाई से इस तरह की बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके पिता कमरे में आते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो बस तुम तो बस क्या? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया है ऐसी बातें करने की? तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे पिता हैं ये सब संभालने के लिए, तुम्हें इस सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और ये कहकर वो चले जाते हैं। विकी अपनी बहन की ओर देखता है और कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा, खुद को परेशान मत करो, थकाओ मत। जिस पर वो कहती है, क्या सच में जैसा दिखता है क्या वैसा होता है? शायद नहीं, आपको भी नहीं पता है ना भैया, इसलिए तो आप खामोश हैं। जिस पर वो कहता है, मैं खामोश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता है या नहीं, मैं इस तरह के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारे देश में चाहे कोई अच्छा करे या बुरा, उसकी फैमिली को आखिर में सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जिस पर वो कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ कि क्रिमिनल की फैमिली हो या क्रांतिकारी की फैमिली, आखिर में उसे ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी फैमिली को सफ़र हमेशा करना पड़ता है। क्योंकि ये समाज चाहे अच्छा हो करो या बुरा, उसके परिवार को हमेशा अपमान से भर देती है। तिरस्कार, अपमान, घृणा, क्रोध, ये सब उसके परिवारजन को झेलना पड़ता है दूसरों के। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम अच्छा करते हो तब भी और तुम बुरा करते हो तब भी। हालांकि लोग कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, पर सच कहूँ तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो दूसरों के साथ, आखिर में आप ही वो इंसान बनते हो जिसे सबसे ज़्यादा दर्द मिलता है। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई दर्द पहुँचाने के बारे में सोच भी ना सके। और अगर कोई तुम्हें चोट पहुँचाता भी है तो उसे ये कभी ना पता चले कि तुम दर्द में हो, क्योंकि दर्द दिखाने की ज़रूरत ही नहीं ऐसे लोगों को जो उस दर्द के काबिल ही नहीं। भैया, आप कहना क्या चाहते हो कि मैं अपने दर्द को छुपा दूँ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उन लोगों को मत दिखाओ जो तुम्हारे दर्द को समझने की हिम्मत तक नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते हैं। तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज कर बस तुम्हें नीचा दिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत पे भी तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। तुम कहाँ और किन के बीच रहोगी ये तुम्हें ही तय करना होगा। इसलिए ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, बस इतना सोचो कि जो भी तुम कर रही हो वो सब सही हो और अच्छा हो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के लिए। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे कर्मों में किसी का दर्द शामिल ना हो। तुम हर किसी को खुशी नहीं दे सकती, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो अपना बेस्ट करने का। भले ही इसे करने में शायद तुम्हें चोट पहुँचे, लेकिन इतना चलता है। मेहनत करने के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, तभी तुम मजबूत बनती हो। लेकिन दूसरों को दर्द देना सही नहीं है, इसलिए दूसरों को दर्द देने के बारे में मत सोचना, बस खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचना।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।